सलाम मालिक। भाई हमारे सलोत्री साहब को एक मरा हुआ सुअर चाहिए डॉक्टरी काम के लिए। मरा सुअर? वो तो अपने हाँ, यहाँ पिगरी के बहुत से सुअर घूमते रहते हैं। किसी एक को पकड़ लो, मसान वाली कोठरी में कर दो और काट डालो। मैंने तो सुअर कभी मारा नहीं मालिक। और सुनते हैं सुअर मारने का काम बड़ा औखा है, मेरे से संभलेगा नहीं मालिक। हाँ, खलवल उतारने का काम हुआ तो कर दें, मारने का काम तो ये पिगरी वाले करते हैं, उनको जांच भी है। पिगरी वालों से करवाना होता तो तुम्हारे पास क्यों आते? ये लो, ये काम तुम ही करोगे, तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है। भाई अब सलोत्री साहब ने हमसे फरमाइश की तो हम इनकार कैसे कर देते? यहाँ बहुत से पिगरी के सुअर घूमते रहते हैं, किसी एक को पकड़ लेना, बाद में सलोत्री साहब खुद ही उन लोगों से बात कर लेंगे। ये काम आज ही रात को कर देना, सुबह जमादार आएगा ठेला लेकर, उसमें डलवा देना, वो खुद ही सलोत्री साहब के यहाँ छोड़ आएगा, मैं उसे कह दूंगा, समझ लिया?
मुल्ला मियां मिशाल जी तीनों एक समान लोकां ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਚਾਹਨਾ ਆਪ ਆਨੇ रे जान जैन बख्शी जी जय हिंद जय हिंद जी जय हिंद। जय हिंद भाई। आइए आइए। अरे भाई रात देर से सोए सुबह नींद ही नहीं खुली। जी ये मास्टर रामदास नहीं आया? वो तो गाय धोकर आएगा, उससे पहले थोड़ा ही आएगा। ऑफिस की चाबी भी उन्हीं के पास है। जब तनख्वाह बढ़ानी थी तो रात 11 बजे बुलाओ तो चला आता था। अब उसे क्या गरज पड़ी है कि वक्त पर आए? लो आ गए जिनके पल्ले सच है। जय हिंद मेहता जी। जय हिंद अजीज। जय हिंद बख्शी जी। आओ मेहता जी। जय हिंद। मेहता जी आप सचमुच नेता लगते हैं। भाई वो मास्टर रामदास और देशराज नहीं दिखाई पड़ते। मैंने कल ही बख्शी जी से कहा था कि 4 बजे का वक्त देना ठीक नहीं प्रभात फेरी के लिए। 4 बजे का वक्त देंगे तब कहीं जाके 5 बजे प्रभात फेरी के लिए निकल पाएंगे। 5 बजे का वक्त देते तो धूप निकल आने पर भी लोग इकट्ठा नहीं हो पाते। बात तो ये भी सही है। दूर से आप सचमुच लीडर लगते हैं मेहता जी। अच्छा सिगरेट पीजिए। लाइए। आप भी लीजिए। नहीं अच्छा चलिए। भाई मैं उस दिन मोटर के अड्डे पे खड़ा था तो एक आदमी दूसरे से पूछने लगा, क्यों भाई वो राजेंद्र बाबू खड़े हैं क्या? बहुत से लोगों को मुगालता हो जाता है। आप किसी से कम है मेहता जी। वाह, आपकी अपनी एक शख्सियत है। कद में थोड़ा सा फर्क है, बस जरा सा। मेहता जी आज आप बैग नहीं लाए? क्यों भाई, बैग की क्या जरूरत है प्रभात फेरी के लिए? बैग की तो कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। बीमे का ग्राहक तो कभी भी फंस सकता है। शंकर, कभी तो जबान बंद भी किया कर। मेहता जी तेरे से दुगनी उम्र के हैं। मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? यही तो पूछा कि आज आप बैग नहीं लाए। मैंने ये थोड़ा ही पूछा कि आपने सेठी का 50,000 रुपए का बीमा किया कि नहीं किया। शंकर, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। ये रामदास अभी तक नहीं आया। ऑफिस की चाबी भी उसी के पास है। और वो देशराज का भी पता नहीं गाएगा कौन। प्रभात फेरी में कम से कम एक आदमी तो गाने वाला होना चाहिए। चलो कुछ ना हुआ तो हम लोग खुद ही गा लेंगे। मगर जो लोग जिला कमेटी से तनख्वाह लेते हैं कम से कम उन्हें तो आ जाना चाहिए था यहाँ। बात तो सही है बिल्कुल। लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। जय हिंद। जय हिंद। जरनैल, कल तुम जलसे में से भाग क्यों गए थे? ओ मैं सवेरे सवेरे तो जैसे बंदे के मुंह नहीं लगना चाहता। पर हट तू। कश्मीरी लाल, ये कोई वक्त था छेड़खानी करने मैं का? तेरा पर्दाफाश करांगा। तेरा कम्युनिस्टों के साथ उठड़ा बैठा है, मैंने पता है। मीर दाद कम्युनिस्ट के साथ कुबड़े हलवाई की हट्टी पर मैंने तेरे को छड़ा मुर्गी खाते हुए देखा है। अच्छा, अब ज्यादा पर्दाफाश नहीं कर। ये वैसे रामदास क्यों नहीं आया अभी तक? 5 मिनट और इंतजार कर लेते हैं बख्शी जी। जरनैल, तकरीर कर। प्रभात फेरी पर निकलने से पहले तकरीर तो होनी चाहिए, नहीं? कश्मीरी लाल, कोई वक्त वेला भी देखा कर। प्रभात फेरी साहबान, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं वो वचन जो हमने रावी नदी के किनारे सन 29 में लिया था, जब लाहौर में हिंदुस्तान की आजादी के पूर्ण स्वराज का नारा बुलंद हुआ था। हम मरते दम तक उस पर कायम रहेंगे। मैं आपका ज्यादा वक्त न लेता हुआ सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कोई माई का लाल अभी तक जमया ही नहीं जो कि कांग्रेस के उसूलों की खिलाफ वर्जी कर सके। मैनू बड़े अफसोस के साथ कहना पै रहा है कि हमारे कुछ ओहदेदारों के ख्यालों में फर्क पै रहा है। साहबान, मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि मुल्क के साथ विश्वासघात होने का डर है। उतारो यार इसे। क्या सवेरे सवेरे तमाशा दिखा रहे हो लोगों को? पानी फेर देना चाहिए। साहबान, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान आजाद होगा। कांग्रेस अपने मंसूबों में जरूर कामयाब होगी। वो वचन जो हमने रावी नदी के किनारे
सन 29 में। शुक्रिया साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं आपके सामने फिर किसी दिन हाजिर होऊंगा। मैं आपका शुक्रगुजार हूं साहिबान। मेरे साथ मिलकर एक बार नारा लगाइए, इंकलाब जिंदाबाद। क्यों रोटी नहीं खाते क्या? जोर से, इंकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। रामदास, ये भी कोई वक्त है आने का? बछड़ा दूध पी गया होगा। आज प्रभात फेरी नहीं होगी। क्यों? आज तामीरी काम का जो फैसला हुआ है। किसने फैसला किया? कल शाम गोसाई जी ने मुझे बताया था इमाम दीन के मोहल्ले के पीछे ढोक की नालियां साफ करनी होगी आज। नालियां साहब? गुस्सा? अच्छा चलाओ, चाबी दो। ये लीजिए। जरनैल, जाओ चीजें निकालो। शंकर, तुम भी जाओ साथ। ये लो एक नया फरमान। ये गोसाई जी भी कभी ये फैसला कभी वो फैसला। मुझसे जो कहा गया वो ही बता रहा हूँ। मैं तो सफाई का सारा सामान भी शेर खान के घर पर छोड़कर आया हूँ। कुछ कल शाम छोड़ आया था, कुछ अभी छोड़कर आ रहा हूँ। 12 झाड़ू, 3 पर हमें तो किसी ने नहीं बताया। इसीलिए तो भागा चला आ रहा हूँ। पहले जब यहाँ आया था तो यहाँ कोई भी नहीं था, अलाउ सीआईडी वाले के। ढोक की नालियां साफ करनी होगी, ये भी कोई बात हुई? वहां तो नालियां है ही नहीं। हैं, कच्ची नालियां हैं। कच्ची नालियां, पता नहीं उसमें बरसों का लसलसा कीच भरा होगा। कौन करेगा साफ उसे? हम करांगे। जो नहीं चाहता अपने घर जाए। मैं सब गद्दारों को जानता हूं। बस करो जरनैल, चलो शुरू करो। यहां से तो निकले। आओ आओ भाई, चलो। लाओ भाई। यहाँ ये बख्शी जी। हाँ भाई चलो। गुरुजी कामयाबी पर कभी हिंदोस्ता होगा। गुरुजी कामयाबी पर कभी हिंदोस्ता होगा। रिहा सैयाद के हाथों से अपना आशिया होगा। रिहा सैयाद के हाथों से अपना आशिया होगा। वतन की आबरू का पास देखें कौन करता है, कौन करता है। सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। किसी ने टूना किया है और मेरे ही पांव पड़ने थे उस पर। किसी का नसीब फूटा हो तो उसकी सजा मेरे सिर क्यों? मैं क्यों भुगतूं? कर्मों के पैर भारी हैं सच्चे बादशाह। ये दूसरी बार है। इस बार बच्चे की रक्षा कर गुरु महाराज। पता नहीं कौन कर्मा पटिया ये टूना छोड़ गया मेरे रास्ते में। परमात्मा सबके गुनाह बख्श। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, राज देखेंगे। जब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा।
जब अपनी ही जमीन होगी और अपना आसमां होगा, उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा। रिहा सैयाद के हाथों से अपना आशियां होगा, रिहा सैयाद के हाथों से अपना आशियां होगा। कौमी नारा वंदे मातरम। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आजम जिंदाबाद, माता की जय, भारत माता की जय, पाकिस्तान जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आदावर हयात साहब। आदाब। कांग्रेस हिंदुओं की जमात है, इसके साथ मुसलमानों का कोई वास्ता नहीं। कांग्रेस सबकी जमात है हयात साहब, हिंदुओं की, सिखों की, मुसलमानों की। हयात साहब, पहले आप भी तो हमारे साथ ही थे। ये सब हिंदुओं की चालाकी है, हम सब जानते हैं। आप जो भी कहें, कांग्रेस हिंदुओं की जमात है और मुस्लिम लीग मुसलमानों की। कांग्रेस मुसलमानों की रहनुमाई नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते? और देखो, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, वो अजीज खड़ा है। आप इनके बारे में बात मत कीजिए। इन जैसे लोगों ने कौम को शर्मिंदा किया है। अजीज जैसे लोग कांग्रेस के दुम छल्ले हैं। हमें इन गद्दारों से नफरत है। आप लोग यहां अपने नारे न लगाएं आजादी आजादी के। आजादी सबके लिए है हयात साहब, सारे हिंदुस्तान के लिए है। हिंदुस्तान की आजादी सिर्फ हिंदुओं के लिए है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मेरी लाश पर। जर्नैल चुप कर जरा। गांधी जी का फरमान है कि मुल्क उनकी लाश पर बटेगा, और मैं भी कहना हूं कि मैं मुल्क के टुकड़े नहीं ओढ़ दूंगा। बस बस जर्नैल, कभी तो चुप भी रहा करो। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई नहीं चुप करा सकता। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सिपाही हूं। मैं एक एक को जानता हूं, मैं आपको भी जानता हूं। जर्नैल, वक्त देख के बात किया करो, हमें तामीरी काम करना, आगे देर हो रही है। चलो भाई। आप लोग इधर से मत जाइए। क्यों? ये हमारा मोहल्ला है। हयात साहब, आप सारे शहर में अपने नारे लगाते फिरते हैं, कोई मना करता है आपको? हम तो सिर्फ हुब्बुल वतनी के गीत गा रहे हैं। आप जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन हम इन दुमछल्लों को अपने मोहल्ले में घुसने नहीं देंगे। चलो भाई, उधर से निकल सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। The archaeological department wasn't at all keen, but I persuaded them in the end. Come. Just be careful. Yeah, I hope to find a whole village buried under here. How old do you think it is? Well, we aren't sure. It could date back to the time of Alexander. He almost conquered India, you know. Namaste. Carry on. It wasn't far from here that the Greeks finally turned their backs on the East. There's a lot of history in this soil. Lisa, come. I'm going to write a whole chapter in my book about this village. We've unearthed remains of an old sarai. It must have been an important halt along the caravan route to Persia. The people who lived in these houses, where would they have gone? What could have happened? An earthquake? No, they're probably driven out or killed. Most of the armies that ever conquered India swept through this part of the Punjab. This village was most likely looted and razed to the ground. You found some artifacts. Yes, but nothing very valuable so far.
I suspect there's another layer underneath. A whole village, ruined, buried beneath this one. In manner of speaking, we haven't even begun to scratch the... Darling. I'm boring you. Let's go. Richard, your ruins make me feel depressed. Can't help thinking of London during the war. Buildings flattened to the ground. Come. I must take you up to Takshila sometime. It's wonderful. An ancient university. Some of the statues are superb. Of course, we'll have to wait a while, with all this trouble now. Come. आले लो और संभाल के रखी यदि टोकरी कमजोर है ला 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 मैंने सामान पकड़ा फटाफट लो भाई ब्राह्मणों से झाड़ू उठवाते हो गांधी महात्मा जो करो थोड़ा है जी ब्राह्मणों से झाड़ू उठवा दिया जी मैं नालियां साफ नहीं करूँ दूसरा देना भाई अब ये मेरी उम्र है नालियां साफ करने की गांधी जी अपना शौचालय साफ कर सकते हैं आप नाली साफ नहीं कर सकते मैं झूठ नहीं कहता बख्शी जी झुकता हूँ तो कमर में दर्द उठता है मुझे पथरी की शिकायत रहती है गाय के लिए छानी पानी करते हैं तो पथरी की शिकायत नहीं रहती तामीरी काम करते वक्त शिकायत हो जाती है बख्शी जी मास्टर जी हमें प्रचार करना है कौन सी सच नालियां साफ करना है चलो मैं नाली साफ कर लूंगा आप पूरा उठा लेना चलो भाई हाँ जी इनकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय महात्मा गांधी की जय महात्मा गांधी की जय चलो भाई शुरू करें नहीं रामदास जी लीजिए आप ये झाड़ू मुझे दी ये लीजिए पथरी का इलाज ये क्या क्यों हमें शर्मिंदा कर रहे हो बाबूजी हमारी गलियां और आप बुहार हैं नहीं नहीं लाइए झाड़ू मुझे दी नहीं इसमें कौन सी बड़ी बात है बंदा परवर कहीं यूं हुआ है आप जैसे पढ़े लिखे बुजुर्ग आदमी और हमारी गलियां बुहार हैं नहीं नहीं लाइए मैं झाड़ू देता हूँ मैं झाड़ू देता हूँ देखा कांग्रेस के प्रचार का असर हो रहा है तामीरी काम का यही मकसद है और क्या ओए बादशाह ये क्या जुल्म करने लगे हो इधर बीमारी फेंक जाओगे तो उठवाएगा कौन अरे नाली में पड़ा रहने देते तो कम से कम एक जगह बना तो रहता अब इसके जगह जगह ढेर लगा जाओगे पहले से भी ज्यादा गंदगी फैला जाओगे ये जवान लोग कभी नहीं समझेंगे अरे तामीरी काम का ये मतलब तो नहीं कि पूरा गंद खोद कर फैला दो इसका तो ये मतलब है कि लोगों का ध्यान सफाई की तरफ दिलाओ और देश की आजादी की तरफ क्या बात है बख्शी जी आदाब है सर जीते रहो शेर खान आदाब हाजी साहब आदाब बख्शी जी क्या आज आप सुबह सुबह हम लोगों पर अपने एहसान का बोझ लादने आए नहीं हम क्या आसान करेंगे आप पे हाजी साहब ये तो तामीरी काम है जरा सी नालियां वगैरह साफ कर रहे हैं बस बात में हम नालियां साफ करने की नहीं है बल्कि इसके पीछे जो जज्बा है आप साहिबान के दिलों में वो बड़ा पाकीज़ा और नेक शुक्रिया ऐसे नेक दिल पाए हैं आपने खुदा जीते रहो आपने चलो भाई काम शुरू करें अपना
तामीरी काम का कोई मतलब नहीं। नालियां साफ करने से स्वराज थोड़ा ही मिलेगा, है ना मेहता जी? अपना फलसफा अपने पास ही रहने दे शंकर। तेरे भेजे में बहुत अकल आ गई है। बापूजी को तो कुछ मालूम ही नहीं है जो हमें चरखा काटने और तामीरी काम करने को कहते हैं। तामीरी काम ही तो कर रहा हूँ बख्शी जी, और क्या कर रहा हूँ? कुछ समझा कर शंकर, कुछ समझा कर। ये हमारे देशभक्ति का चिन्ह है। इस तरह हम गरीबों के स्तर तक उतर आते हैं। गरीबों का काम करने जाओगे तो क्या रेशमी पतलून पहन के जाओगे? झाड़ू लेकर या खादी पहन के जाते हो तो वो तुम्हें अपना समझते हैं। बच्चों जी, मैं एक बात कहूं, हम लोग कितने वर्षों से तामीरी काम कर रहे हैं। एक जमाने में इसका असर भी था, लेकिन आप देखिए ना क्या हो रहा है। कलकत्ते में तो फसाद हो ही गया ना। गांधी जी ने अनशन किया, खुद नोआखाली भी गए, आग ठंडी की, मगर आग बुझी तो नहीं। फिर इन सब चीजों का हालात पर गौर करें बख्शी जी, तो दहशत होती है। आजादी की लड़ाई में ये जो मजहबी जहर फैला दिया गया है, और जिस तरह से ये जहर फैल रहा है, उसके सामने तो इस तरह की तामीरी काम का कोई मतलब दिखता नहीं। और तुम कहता लो, बुद्धि लो, नहीं करना तामीरी काम तो अपने घर पर जाके बैठो, मैं करांगा। तुम भी वक्त बेवक्त अपनी शुरू कर देते हो सब लोग। ये भी कोई जगह बैठ करने की? चलो चलो काम करो। क्या हुआ भाई? अंदर चलो, सवाल मत पूछिए, अंदर चलिए। आप लोग अंदर चलिए, अंदर चलिए, अंदर चलिए। साहिबान यहाँ से चले जाइए। अगर अपनी खैरियत चाहते हैं तो फौरन चले जाइए। बस आप जो चाहते थे वो हो गया, अब तो चले जाइए। आप सुन रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? आपकी खैरियत इसी में है कि आप यहाँ से चले जाएं। जाइए। चलिए यहाँ से निकल चले, कहीं कुछ गड़बड़ हुई लगती है। बख्शी जी, तुम सब तक रोको, मैं तामीरी काम गलत करके जाऊंगा। झंडा उठाओ, चलो यहाँ से। चलिए निकल चलिए यहाँ से। जल्दी करो, जल्दी करो। आइए, सब लोग अंदर आ जाइए। नहीं, खान तुम यहीं रहो, दरवाजा बंद कर लो। चल 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 चलो चलो मास्टर जी। गड़बड़ है, कोई खास बात हुई है? बख्शी जी, मोयाल, आप लोग और आगे मत जाओ। क्यों? आपको किसी ने बताया नहीं? क्या हुआ? उधर मस्जिद के सामने को सुअर मार के फेंक गया है। क्या? आज तड़के ही।
चले बख्शी जी, यहीं से वापस हो ले। किसी की शरारत लगती है, और किसी पता ये सुअर ही है, हो सकता है कोई और जानवर हो। कोई और जानवर होता तो ये लोग इतना बिगड़ते? अंग्रेज ने फेंका है, ये सब उसकी शरारत है, मैं जानता हूँ। वो हम भी जानते हैं, लेकिन इस वक्त तो चुप रहो। आइए बख्शी जी, पिछली गली से घूम जाए। तुम बुज़दिल हो, ये सब उसकी शरारत है, मैं इसका पर्दाफाश करांगा। इस पागल को क्यों साथ लाते हो? सबको मरवाएगा। निकालो इसे कांग्रेस से। बख्शी जी, आप लोग यहां से निकल जाओ। यहां आप लोगों के रहने से इश्तियाल बढ़ेगा। अजीज, डंडा तय करके रख लो। इस सुअर को यहां से हटाना चाहिए। जितनी देर यहां पड़ा रहेगा तनाव बढ़ता ही जाएगा। चलो। आप सुअर की लाश को उठाएंगे? आपको तो मैं समझता हूं उस तरफ जाना भी नहीं चाहिए। मैं इनसे इत्तेफाक करता हूं। बख्शी जी, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए, इससे मामला और बिगड़ सकता है। मेहता जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हम यहां से निकल जाएं और तनाव को बढ़ने दें? अपनी आंखों से ना देखा होता तो और बात थी। चलो जरनैल। चलो जरनैल, इसे हटा दें यहां से। सुअर तो सब एक ही जैसे दिखते हैं। मन ने पाप किया है। सवेरे सवेरे बदशगनी हुई, टूने को ठोकर लगी। ये सब बदनसीबी के लक्षण है। सच्चे पातशाह, मेरे बच्चे के सर पर हाथ रख। अभी तो इसे यहीं पे रख दो। मस्जिद की सीढ़ी धो देते हैं। जरनैल, कहीं से जरा पानी का बंदोबस्त कर। लगता है शहर पे चीलें उड़ेंगी। आसार बहुत बुरे हैं। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधया शांतिर्वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति सामा शांति सर्वगं शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। एक सूचना है। अंतरंग सभा के सदस्य इसके बाद मंदिर के पीछे वाले कमरे में आ जाए। एक जरूरी मसले पर विचार करना है। तुम घर चलो, मां से कहना मैं थोड़ी देर में आऊंगा। और सुनो, तुम घर पर ही रहना,
कहीं इधर उधर भटकने नहीं जाना, शहर की हालत ठीक नहीं है। जी अच्छा। जाओ। रणवीर, आज दोपहर को याद है ना? जी गुरुजी। बोलना मत। जी अच्छा। सबसे पहले हमें अपनी रक्षा का प्रबंध करना होगा। सभी सदस्य अपने अपने घर एक एक कनस्तर कड़वे तेल का रखें और एक एक बोरी कच्चे या पक्के कोयले की भी रखें। उबलता हुआ तेल दुश्मन पर उड़ेला जा सकता है और जलते हुए अंगारे छत से नीचे बरसाए जा सकते हैं। युवक समाज का काम ठंडा पड़ा हुआ है। देवव्रत जी को आपने दूसरे ही कामों में लगा रखा है। मैं समझता हूं युवकों को लाठी सिखाने का काम फौरन शुरू कर देना चाहिए। 200 लाठियां आज ही मंगवा कर बंटवा दीजिए। इसके लिए जो भी रकम लगेगी मैं दूंगा। हम हिंदुओं की यही तो कमजोरी है, प्यास लगने पर ही कुआं खुदवाते हैं। इस विषय पर और चर्चा की जरूरत नहीं है। युवक समाज को पूरी तरह सक्रिय किया जाएगा। स्वयं वानप्रस्थी जी भी तन मन के साथ इस काम में रुचि ले रहे हैं। पठन पाठन हवन यज्ञ के अलावा वानप्रस्थी जी हिंदू संगठन के पुण्य कार्य में बड़ी लगन के साथ काम कर रहे हैं। प्रधान जी के सुझाव का मैं स्वागत करता हूं। उनकी उदारता के बल पर ही हमारे अनेकों काम संपन्न हो रहे हैं। ब्रावो, ये सब ठीक है, पर मैं कहूंगा कि आप डिप्टी कमिश्नर साहब के पास जाओ, उनको मिलो। ये बखेड़ा यहां खत्म नहीं होगा। आप उनको मिलो और समझाओ कि हम लोग के जान माल को बहुत खतरा है। डिप्टी कमिश्नर से मिलना आवश्यक है जरूर, लेकिन लाला जी अपनी रक्षा तो अपने ही हाथों से करनी होगी। ओ महाराज, बच्चों को लाठी चलाना जरूर सिखाओ, नेजा और तलवार चलाना भी सिखाओ। सूरमा बन जाएंगे हमारे बेटे। पर सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर को मिलो। अंग्रेज का दबदबा बहुत है, वो चाहे तो चिड़ी भी नहीं फड़क सकती। आज इतवार है, डिप्टी कमिश्नर नहीं मिलेगा तो उनके घर चले जाओ, यही वक्त है। मैं कहता हूँ यहाँ से कुछ लोग उठकर सीधे उनके बंगले पर चले जाओ। मैंने सुना है कि एक वफ्द पहले ही डिप्टी कमिश्नर साहब से मिलने के लिए चला गया है। कौन लोग हैं उसमें? कुछ कांग्रेसी और कुछ लीगी। हाँ, वो वफ्द क्या करेगा? हमको अलग से जाकर मिलना चाहिए। उसे तो हमें यह बताना है कि देखो हम लोगों के साथ क्या हो रहा है, और इतने सब लोग मौजूद होंगे वहां अगर, तो खुलकर बात कैसे की जा सकती है। हम में एकता की बड़ी कमी है। इसीलिए तो यह और भी जरूरी हो गया है कि हम सिर्फ तमाशबीन बनकर न रह जाएं। अब मोहल्ला कमेटियों को और ज्यादा सक्रिय किया जाए ताकि खतरे के समय एक दूसरे के साथ संपर्क बराबर कायम रखा जा सके। शिवालय के सामने वाले घड़ियाल की भी जांच करवा लीजिए, यूं ही एहतियात के लिए। रात के वक्त ही खतरे की घंटी बजानी पड़ जाए तो कम से कम वो काम तो करता हो। ये ना हो कि रस्सी खींचो तो रस्सी ही टूट जाए, घड़ियाल ही ना बजे। अरसा भी तो बहुत हो चुका है। सन 27 में लगवाया था, या शायद उससे भी पहले। नहीं बजे तो अच्छा है, भगवान कभी ना बजवाए। इसी भाव ने हमें कायर बना दिया है, बात बात पर खतरे से डरना। इसीलिए हमारी खिल्ली उड़ाई जाती है, हमारे युवकों को कराड़ और बनिया कहकर पुकारा जाता है। बुरा ना मानो वानप्रस्थी जी, लेकिन मेरी एक बात सुनो। डिप्टी कमिश्नर से मिलो, पानी भी ना पियो भराओ, साहब बहादुर से मिलो, अंग्रेज ही कुछ कर सकता है। रणबीर, रणबीर, बाबूजी बुला रहे हैं। नंगू, जी लाला। सुन। हाँ? ये बैठक में चौकी के पास रख दे। जा। और सुन। हाँ? इधर देखा जरा। जा। ये क्या उठा लाया जी?
कुल्हाड़ी है, एहतियात के लिए लाया हूं। शहर की हालत कुछ ठीक नहीं है, जाने कब फसाद हो जाए। रणबीर! वो कमरे में नहीं है बाबूजी। रणबीर नहीं आया? हाले तो नहीं आया। एक बात याद रखो रणबीर, हमें एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी है और इसके लिए म्लेच्छ शत्रु का विनाश आवश्यक है। राष्ट्र की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने कई प्रचंड शस्त्रों का निर्माण किया है, जिसमें एक अग्निबाण भी है। हवा में छोड़ा हुआ बाण तीव्र गति से आगे बढ़ता है, उसकी नोक घर्षण के कारण चमकती है, उससे अंगारे फूट निकलते हैं। महाभारत के युद्ध में भी इसी तरह का अग्निबाण छोड़ा गया था। वो बाण हवा को काटता चला जा रहा था, फिर वो कौरवों के किसी योद्धा की ढाल से जा टकराया। ढाल से अंगारे फूट निकलने लगे और तीर फिर भी आगे बढ़ता रहा, रुका नहीं। इस तीर की यही तो एक विशेषता होती है कि ये रुकता नहीं, और ये बाण तब तक घूमता रहता है जब तक समस्त रणभूमि धू धू करके जलने नहीं लगती, और फिर ये बाण वापस लौटता है शत्रु की छावनी को जलाकर किसी विजयी सैनिक की भांति। आदाब देवव्रत। नमस्कार। नमस्कार। भाई आखिरी दृश्य रह गया है। अब कालिदास के तखय्युल की बराबरी तो कर नहीं सकता, लेकिन मेरा तर्जुमा पढ़ोगे तो खुद ही कहोगे कि शकुंतला की जुबान उर्दू थी। छप जाएगा तो पढ़ लेंगे। नमस्कार। नमस्कार। कौन है? हम हैं देवव्रत। सलाम साहब। जाओ लेके आओ। दीक्षा से पहले तुम्हें अपनी मानसिक दृढ़ता का परिचय देना होगा रणबीर। लो पकड़ो इसे और काटो। पकड़ो इसे, पकड़ो। सोचो मत रणबीर। आओ, इसमें कुछ भी नहीं, हम बताते हैं इसे कैसे काटो। आओ आओ। देखो हम दिखाते हैं इसे कैसे काटा जाता है। मुर्गी के पैर अपने दाहिने पैर के नीचे दबा लो, इसकी गर्दन खींचकर बाएं हाथ से पकड़ो और दाहिने हाथ में छुरी पकड़कर सीधे गर्दन। रणवीर, ये वीरता के लक्षण नहीं है। आर्यपुत्रों में मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों प्रकार की दृढ़ता की आवश्यकता होती है। दूसरी लाओ। जो युवक एक मुर्गी नहीं काट सकता वो शत्रु को क्या काटेगा। लो पकड़ो इसे, पकड़ो। तुम्हें 5 मिनट का समय और दिया जाता है। इस बीच अगर तुम मुर्गी नहीं काट सके तो तुम्हें दीक्षा के लिए अयोग्य माना जाएगा। तुम्हें दीक्षा नहीं दी जाएगी। शाबाश। उठो रणवीर, तुम में दृढ़ता है,
वीरता है, संकल्प शक्ति है। तुम दीक्षा के अधिकारी हो। Good morning, gentlemen. गुड मॉर्निंग सर। बैठिए। दफ्तर में मिलने के बजाय आप लोग घर पर मिलने आए। जरूर कोई सीरियस बात होगी। कहिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ? मुझे खबर मिली है कि शहर के अंदर टेंशन हो गया है। रिचर्ड साहब, दरअसल हम इसी सिलसिले में आपसे मिलने आए हैं। सरकार की तरफ से फौरन कोई ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए कि जिससे स्थिति काबू में आ जाए, वरना इस शहर पर चीलें मंडराएंगी। सरकार तो बदनाम है और मैं ब्रिटिश ऑफिसर हूँ। ब्रिटिश सरकार पर आपको भरोसा नहीं है। मगर ताकत तो ब्रिटिश सरकार के हाथ में है और आप ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदा हैं। शहर की हिफाजत की जिम्मेदारी तो आप ही के हाथ में है। ताकत तो इस वक्त पंडित नेहरू के हाथ में है। आप लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ है, तो कुछ भी हो जाए कसूर ब्रिटिश सरकार का। फिर भी हमें इस मामले को मिलजुल कर सुलझाना चाहिए। अगर पुलिस मोहतात रहे तो कुछ नहीं होगा। वैसे मस्जिद के सामने जो कुछ पाया गया है उसमें इन लोगों की बहुत बड़ी शरारत है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें हमारी शरारत है? क्या सबूत है आपके पास? जेंटलमैन, प्लीज, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में कोई फायदा नहीं। आप लोग जाहिर हैं मामले को सुलझाने के लिए मेरे पास आए हैं। बेशक, हम नहीं चाहते कि शहर में मारकाट हो, फसाद हो। पुलिस गश्त करने लगे, जगह जगह चौकियां बिठा दी जाएं तो दंगा फसाद नहीं होगा, स्थिति काबू में आ जाएगी। मैं तो सिर्फ डेप्यूटी कमिश्नर हूं। फौज के इंतजाम तो मेरे हाथ में नहीं है। छावनी भी ब्रिटिश सरकार की है और हुकूमत भी ब्रिटिश सरकार की। अगर आप अपने हुक्म से फौज बिठा देंगे तो हालात सुधर सकते हैं। फौज को मैं हुक्म नहीं दे सकता, ये तो आप ही जानते होंगे। फौज नहीं बिठा सकते तो पुलिस की चौकियां बढ़ा दीजिए, कर्फ्यू लगा दीजिए। मेरे ख्याल से इस छोटी सी बात को लेकर कर्फ्यू लगा देने से शहर में घबराहट और ज्यादा फैलेगी। सरकार अपनी तरफ से जो कार्रवाई कर सकती है जरूर करेगी, लेकिन आप लोग शहर के नेता हैं, लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। आपको चाहिए कि आप लोग मिलकर पब्लिक से अपील करें कि अमन कायम रखें। वो तो हम करेंगे ही, मगर इस वक्त हालत नाजुक है। अगर मार काट शुरू हो गई तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर एक हवाई जहाज इस शहर के ऊपर उड़ जाए तो लोगों को कान हो जाएंगे कि सरकार बाखबर है। फसाद रोकने के लिए बस इतना ही काफी है। एयरफोर्स भी मेरे अंदर नहीं है। आपके अंडर में सब कुछ है साहब, अगर आप करना चाहें तो। हमें 1 घंटा पहले खबर मिली है कि आपके पुलिस अफसर रॉबर्ट साहब ने जबरदस्ती एक मुसलमान परिवार को घर से निकाला और इससे सारे इलाके में तनाव बढ़ गया है, क्योंकि वो मुसलमान एक हिंदू मालिक मकान का किराएदार था। और मैं समझता हूं कि ऐसी हालत में इस तरह की कार्रवाई को रोका जा सकता था। मैं दरियाफ्त करूंगा। अभी भी वक्त है साहब, आप कर्फ्यू लगा दीजिए। सोचेंगे।
What are you doing here? I was looking. Why? Am I not allowed in here? No, no, darling. It's just, I didn't think you were interested in all this. Who were those men? A delegation. Representatives of the Congress Party and the Muslim League. They want me to keep the peace. Everyone is worried. And what did you say to them? I told them that I would deal with the situation as it arises. Bloody stupid, if you ask me. First they tell us to quit India, and the next thing you know, they're coming around asking me for protection. I thought they were going to run this country by themselves. That's from Takshila. I picked it up the last time I was there. It's quite valuable. The Buddha. It's difficult to find one that hasn't been mutilated. Invaders have a way of knocking off their noses. Somehow he makes me think of Gandhi. But darling, Gandhi wears spectacles. Richard. आओ बीबी आओ। कभी हमारे भी कपड़े सीके दोगे या तुम्हारी दुकान के चक्कर ही मार दे रहा हूँ। बीबी जब पहले मैं कहता रहा भाई भेजो कपड़ा तब तो आपने कोई ध्यान नहीं करा। अब ले आए हो कपड़ा। अब वक्त तो लगता ही है बीबी, मेरे कोई 16 हाथ तो है नहीं। आपने पूरा जाड़ा लगा दिया। क्यों? जाड़ा कैसे लगा दिया? शिवराम के बेटे के ब्याह के 15 दिन बाद आपने अपनी धी की सगाई की थी या नहीं? कौन सा महीना था वो? हाँ भाई तू सब जानता है, पर ये बता बेटी का सूट कब देगा? कारज कब का है बीबी? वे मोया, सगाई का दिन याद है, ब्याह का दिन नहीं जानता? 25 को है ना? आज क्या तारीख है? 5। दे दूंगा बीबी। दे दूंगा नहीं, तू ठीक ठीक तारीख बता, नहीं तो ब्याह कारज वाले दिन तू चक्कर लगवाएगा। जैसे मैं तुझे जानती नहीं। विद्या के ब्याह पर भी तूने ऐसा ही किया था। उधर बारात आ रही थी, इधर मैं बार आदमी भेज रही थी। तू ठीक ठीक बता कब देगा? ए बख्शा, कपड़े को नाप लेना और जरूरत पड़े तो बुद्ध सिंह की दुकान से मेरा नाम लेके ले लेना। अच्छा इत्मीनान रखो बीबी, मैं दे दूंगा। घर आके आपके खुद दे जाऊंगा। तू बातें बहुत करता है। देख इस बार वक्त पर कपड़े नहीं दिए ना तो तेरी दुकान पे पैर नहीं रखांगी। बीबी सरदार साहब को हमारा सलाम कहना। हाँ कह दूंगी। या अल्लाह, इस घड़ियाल की आवाज से रूह कांप जाती है। पिछले फिसाद में जब ये बजा था तो मंडी में आग लगी थी और शोले आधे आसमान को ढके हुए थे। जगदीश, वो गुरखा भी नीचे उतरेगा, ये उसे दे देना, लेकिन पहले देख लेना उसने रस्सी मजबूती से बांधी है कि नहीं। जी। ओए कराड़ा, घंटा घड़ियाल दुरुस्त करवा रहा है।
सुबह सुबह मस्जिद में गड़बड़ भी करवा दी। इरादे क्या हैं? नूर यार, अरे तुम कराड़ों का कोई भरोसा तो है नहीं। तू मरवाएगा। ये कोई मजाक करने का वक्त है। इतना तनाव है शहर में, उतना चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हो। शहर में कुछ भी हो, कोई कुछ भी करे, कराड़ तो बस डरता ही रहेगा। चल चाय पीते हैं। चाय? चल यार। कोई कराड़ा बात बदल रहा है तू चाय पिला चाहे कुछ भी कर, मैं फिर भी यही कहूंगा कि खंजीर तूने ही फेंकवा। ठीक है कह देना। अभी चाय पी लें। चल। लो जी। खंजीर और मस्जिद की सीढ़ियों पर बड़ी नापाक हरकत है। और वो गाय मंदिर की सीढ़ियों पे काट के फेंकी है किसी ने, वो भी तो नापाक हरकत है। अरे रहने दो मियां। भाई, मंदिर हो या मस्जिद, ऐसी हरकत नापाक है। अरे चुप रहो मियां, उनकी इतनी भी तरफदारी मत करो। गांजी मंडी तो एक बाबू का समान टोकर ले आ रहा था। हाँ। बाबू कहता आजादी आने वाली है। मैं क्या आंदे आजादी सानू की, हम तो आजादी के पहले भी बोझा ढोते थे और आजादी के बाद भी बोझा ही ढोएंगे। गलत, ये बात ठीक नहीं है। हर बात के लिए हाकिम पे इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं है। हाकिम की नजर मामले के हर पहलू को देखती है, जो वो देखता है आम लोग नहीं देख पाते। तो जिलानी, इस सिलसिले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र की बात याद आती है। हजरत खिज़र रहबर फरिश्ते अल्लाह मियां के। तो मूसा एक दिन खिज़र के पास पहुंचे और कहने लगे कि आप मुझे अपना शागिर्द बना दीजिए, मैं आपसे बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। बड़ी सवाक़-आमेज़ बात है ये। तो हजरत मूसा उस जमाने में कमसिन थे और उनको इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि एक दिन वो भी अल्लाह मियां के बहुत बड़े पैगंबर बनने वाले हैं। और हजरत खिज़र उनकी सब इज्जत करते थे, छोटी छोटी आंखें थी उनकी और मुस्कुराते रहते थे। और जब वो जानों पे हाथ पीट के यूं जोर से हंसते थे तो सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती। तो मूसा खिज़र के पास गए, उन्होंने कहा कि आप मुझे शागिर्द बना दीजिए। उन्होंने कहा हाँ बना लेंगे, मगर एक शर्त है। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा तुम बोलोगे नहीं, मैं कुछ भी करूं तुम बिल्कुल चुप रहो। उन्होंने कहा मंजूर है। तो खिज़र मूसा को मसलहत इलाही सिखाना चाहते थे, क्योंकि देखता तो खुदावंद ताला ही है। हम इंसान तो कुछ भी नहीं देख सकते, ना देख पाते हैं। हम तो हर वक्त हर बात का सबब और बाइस ढूंढने में पड़े रहते हैं और पल्ले कुछ नहीं पड़ता। क्योंकि देखता तो खुदावंद करीम है, उसकी निगाह हर जगह पे है, हर बात। तो तुम बोलोगे नहीं। तो अगले दिन ये लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने लगे। रास्ते में एक दरिया मिलता था और उस दरिया के किनारे एक छोटी सी किश्ती थी जिसमें लोग उतर के दरिया पार करते थे। तो ये लोग भी नीचे उतर गए और किश्ती में बैठ गए और किश्ती खेने वाला दरिया पार करने लगा। अब अचानक मूसा देखते क्या हैं कि हजरत खिज़र किश्ती के पेंदे में सुराख किए जा रहे हैं, छेद पे छेद किए जा रहे हैं। मैंने कहा अल्लाह हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? ये किश्ती डूब जाएगी, हम सब डूब जाएंगे। मैंने कहा, और वो चुप रहे, परेशान तो थे क्योंकि वादा कर चुके थे खिज़र से
तो जब किश्ती का लग रहा था कि अब डूबी और अब डूबी, जब वो डूबने लगी तो हजरत खिज़र ने सारे सुराख फिर से बंद कर दिए और दरिया पार ये लोग उस तरफ पहुंच गए। अब हजरत मूसा बड़े परेशान कि वल्लाह ये खिज़र को हुआ क्या था, मगर चूंकि वादा दे चुके थे चुपचाप। तो आगे उन्हें एक तालाब मिला, उस तालाब में लड़के खेल कूद के नहा रहे, मगर अलग से एक और लड़का बिल्कुल मायूस चुपचाप बैठा था। पास जब पहुंचे खिज़र और मूसा तो देखा कि आंखों से माजूर है, बिल्कुल अंधा। तो हजरत मूसा ने कहा कि या अल्लाह, आप इसको भी बीनाई देते तो ये भी खेल कूद सकता। तो हजरत खिज़र ने कहा अभी बात। अल्लाह मियां से दुआ की और देखते देखते लड़के की आंखों में बीनाई आ गई। और बीनाई क्या आई कि लड़का कूद गया तालाब में और दूसरे लड़कों को पटक पटक के डुबोने लगा। हजरत मूसा दम, हजरत खिज़र दुआ की अल्लाह से, फिर लड़का फिर अंधा हो गया और दूर जाके बैठ गया और ये लोग आगे चले। हजरत खिज़र ने सिर्फ ये कहा हल्के से मसले का, और आगे चल पड़े। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव के हद पे एक टूटी फूटी दीवार थी। तो हजरत मूसा, जवानी का जोश था, फलांग मार के दूसरी तरफ पहुंच गए। देखते क्या है कि हजरत खिज़र जो हैं वो आसपास की ईंटों को पकड़ के उस दीवार की मुरम्मत कर रहे हैं, चुन रहे हैं उस दीवार को। तो हजरत मूसा ने पूछा कि लबों पे अंगुष्ठ, कहने के अभी चुप रहो, बात। खैर दोनों ने मुरम्मत की दीवार की और आगे चल पड़े। लो, अब दोनों काफी थक गए थे। तो देखते क्या है कि सामने एक बड़ा हसीन और खूबसूरत बाग है, इसमें मीठे पानी का चश्मा बह रहा है और पास एक साया फगन बड़ा सा दरख्त है। तो उन्होंने मुंह हाथ धोया चश्मे में और उस दरख्त के साए तले सस्ताने लगे। थोड़ी देर के बाद खिज़र कहते हैं कि बरखुरदार, उस जगह जहां किश्ती में हमने सुराख किए थे और तुम घबराए थे, उसकी वजह मालूम है? कहा कि उस जगह का हाकिम जो है वो बड़ा जालिम है और अपनी ऐश व इशरत के लिए वो लोगों की किश्तियां खींच लेता है और दबोच लेता है। तो हमने सोचा कि हम इसकी किश्ती जरा खराब कर देंगे तो हाकिम के नौकर आएंगे और किश्ती को छोड़ देंगे, उसका कारोबार चलता रहेगा। तो कहा ये भी समझ में आती है बात, मगर या खिज़र, उस टूटी फूटी दीवार की आप यूं ही मुरम्मत कर रहे थे, ये क्यों? कहने कि तुम्हें ये नहीं मालूम था कि उस टूटी फूटी दीवार के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना दफन है और वहां के लोग जो हैं वो बड़े मुफलिस और गरीब हैं, जरूरतमंद हैं। वो अपना हल चलाते चलाते खेत में आएंगे, उनको दीवार मिलेगी, दीवार हाइल होगी, दीवार को वो तोड़ देंगे, ईंटें उसकी फेंक देंगे, उनको खजाना मिल जाएगा और वो लोग माला माल हो जाएंगे। तो क्या बुरा किया खिज़र ने? तो बात यह है जिलानी और आप सब लोग कि हाकिम बहुत दूर की सोचता है और वो सब कुछ देख सकता है जो हम आपको नहीं दिखाई देता। वरना ये क्या मुमकिन हो सकता है कि मुट्ठी भर फिरंगी 7 समंदर पार के यहां आए और हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क पर हुकूमत करें? अंग्रेज जो है बहुत ही दानिशमंद है, बहुत ही दूर की सोचता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह गफूर रहीम। उस रब्बुल आलमीन की बारगाह में सर झुका, सबकी सुनता है, सबकी सुनता है। वाह, क्या चेहरे पे नूर है। लोग कहते हैं देखते ही दिल की बात जान लेते हैं। अरे बड़ी शिफा है पीर साहब के हाथ में। मेरा पोता है ना, अब तो बड़ा हो गया, जब वो छोटा था तो उसको कनपड़े हो गए थे, दोनों गाल सूज गए थे उसके। तो किसी ने कहा कि पीर साहब के पास गोला शरीफ ले जाइए, तो मैं ले गया। तो वहां पीर साहब ने इशारा किया कि लिटा दो बच्चे को। मैंने लिटा दिया। फिर उन्होंने एक छुरा लिया और पहले इस गाल पे फिर दूसरे गाल पे छुआ दिया। हाँ, और फिर कहने के ले जाओ, और मैं ले गया। यकीन मानो कि घर पहुंचते पहुंचते गालों की सूजन चली जा चुकी थी और बुखार निधर। सही फरमाया आपने। पीर दस्तगीरों के हाथ में बड़ी शिफा होती है। पासी मसियारे में एक बाबा रोड़ा बैठता है, उसके हाथ में बड़ी शिफा है। अच्छा, मगर ये पीर साहब मुसलमानों से बहुत मोहब्बत करते हैं। वैसे इलाज के लिए उनके यहाँ कोई भी जा सकता है। औरों को वो अपनी छड़ी की नोक उनकी नब्ज पर रख दी और नब्ज को सुन लिया। गर्मी के मौसम में तो नहीं आते, अब की बार आए। अरे पीरों के लिए गर्मी है सर्दी क्या। मस्जिद नापाक होने की खबर उन तक पहुंच गई होगी। और उन तक खबर कौन पहुंचाएगा? पीरों को तो खुद ही इल्म हो जाता है। खुद ही इल्म हुआ, आ गए। वाज करेंगे क्या? भाई आए हैं तो जुमे को वाज करके ही जाएंगे, इस शहर को पाक करके ही जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। गुरुजी ने स्वयं कहा है, हर योद्धा को महाभारत के योद्धाओं की तरह बाण चलाना सीखना चाहिए। लेटकर, शीशे में अक्स देखकर, आवाज सुनकर, ताकि शब्द भेदी बाण चला सके। और एक बात, सभी योद्धा ध्यान से सुने। गुरुजी ने बताया है, यदि तीर की नोक पर संख्या रगड़ दें तो यह विषबाण बन जाता है। यदि इसके आगे मशका फूर लगा दें तो यह अग्निबाण बन जाता है। ये जहां टकराएगा वहां से आग निकलेगी। नीला थोथा लगा दें तो ये बाण जहां लगेगा वहां से जहरीली गैस निकलेगी। रणवीर कौन है? धर्मदेव। करीब 10 सेर तेल है इसमें। कढ़ाई नहीं मिली। कढ़ाई हलवाई के यहाँ से आ सकती है, पर उसकी दुकान पर तो ताला चढ़ा है। हलवाई का घर कहाँ है? नए मोहल्ले में रहता है। किसी ने देखा है उसका घर? दुकान का ताला तोड़ दो। दुकान का ताला तोड़ दो। कौन ताला तोड़ने जाएगा? मैं जाऊंगा। तुम कमजोर हो, तुमसे ताला नहीं टूटेगा। मैं कमजोर नहीं हूं, मैं जाऊंगा। ठीक है, तुम और धर्मदेव दोनों जाओ। दुकान का दरवाजा खुला है, शायद हलवाई अंदर ही है। पहले अंदर मैं जाऊंगा। जब मैं हुक्म दूं तुम कढ़ाई उठा लेना। वो हमारा हिंदू भाई है, अपने आप दे देगा। जब मैं हुक्म दूं तुम कढ़ाई उठा लेना। तुम क्यों दोगे हुक्म? बस कह दिया ना। कौन? भाई आज दुकान बंद है, कुछ बनाया नहीं। आज कुछ तैयार नहीं है। शहर की हवा अच्छी नहीं है। बेटे तुम्हें भी घर में बैठना चाहिए, ऐ बाहर मत घूम। उठा लो वो कढ़ाई। क्या? जाति की रक्षा के लिए ले जा रहे हैं। संकट समाप्त होने पर लौटा दी जाएगी। कौन सा संकट? कौन हो तुम?
वो नहीं, बीच वाली, जल्दी। ठहरो ठहरो, किधर ले जा रहे हो ये कढ़ाई? मैं नहीं ले जाने दूंगा। पहले बताओ तुम हो कौन? बाद में पता चल जाएगा। वाह, ऐसे भी कोई करता है? न पूछा न मांगा, पहले बताओ तुम हो कौन? क्या बात है? तुमसे कह दिया गया है, संकट समाप्त होने पर लौटा दी जाएगी। मैं नहीं ले जाने दूंगा कढ़ाई। इस बात का किसी को पता ना चले, वरना कत्ल कर दिए जाओगे। चलो, उठाओ कढ़ाई, उठाओ। तुमने उसे मारा क्यों? उसने हुज्जतबाजी क्यों की? अगर वो चिल्लाने लगता तो? चिल्लाता। मैं किससे डरता नहीं, समझे? चलो। बस, आग बुझा दो। शत्रु पर उबलता तेल डालने का समय अभी नहीं आया है। उबलता तेल उस समय डाला जा सकता है जब शत्रु ने आप पर हमला कर दिया हो और आप हथियार से उसका मुकाबला ना कर सकते हो। आज हमें कम से कम एक शत्रु का वध करना है। इसकी व्यूह रचना मैंने निश्चित कर दी है। गली में पीले खंभों की कतार के खत्म होने से पहले शत्रु पर हमला किया जाएगा। उसके बाद भागकर वापस आना अपने दुर्ग में कठिन नहीं होगा। कोई भी वीर मेरे हुक्म के बिना हमला नहीं करेगा। इसका फैसला मुझे करना है। इस दुर्ग का सरदार मैं हूं। इसलिए मैं तुम्हें सबसे पहले हमला करने का मौका दे रहा हूं। अब से इस युद्ध में मैं सेनापति हूं। आप सबको मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। इंद्र, तुम्हारा शस्त्र कुल्हाड़ी होगा। तुम्हारा शस्त्र कुल्हाड़ी होगा। जो आज्ञा सेनापति। सेनापति, कोई आ रहा है। कौन है? नूरिदाई है। नूरिदाई बख्श। शिवालय के बाजार में कपड़े की दुकान है। बहुत बड़ा रईस है। पुलिस कमिश्नर के यहाँ आना जाना है। जानता हूं, मेरे पिताजी का दोस्त है। कितनी दूर है? निकल गया। दोबारा कोई शत्रु निकलने ना पाए। ऐसे ही होगा सेनापति। एक शत्रु और आ रहा है। मियाँ जी हैं, पीर के कब्र के सामने रहते हैं। रोज आना इस वक्त नमाज पढ़ने जाते हैं। मेरे दादाजी के साथ उठना बैठना है। मुझे झट से पहचान लेंगे। तुम में हमला करने की योग्यता नहीं। तुम भावुक हो जाते हो। हट जाओ। धर्मदेव हमले की तैयारी करेगा। जो आज्ञा सेनापति। गुरुजी कहते हैं, दुश्मन की ओर ध्यान से नहीं देखना चाहिए। इससे निश्चय डगमगाने लगता है। किसी भी जीव की ओर ध्यान से देखने से उसके प्रति मन में सहानुभूति पैदा हो जाती है और हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। सेनापति, कोई आ रहा है। कौन है? शायद कोई खोमचे वाला है। नहीं, इतर फुलेल वाला है। रोज इधर से ही गुजरता है। म्लेच्छ है। मेरी बड़ी बहन हमेशा इससे इतर खरीदती है। तो उठा है, इसे जाने देते हैं। इस तरह हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हट जाओ। मैं दिखाता हूं हमला कैसे किया जाता है। सब लोग ध्यान से देखें। गज्जल सुरमा दांत का मंजन, इत्तर फुलेल गुलाब केवड़ा।
गज्जल सुरमा दांत का मंजन इत्तर फुले गुलाब केवड़ा गज्जल क्यों बेटे कहाँ जा रहे? कहीं नहीं, ऐसे ही। इत्तर फुले गुलाब केवड़ा सेनापति की जय, रणवीर की जय, सेनापति रणवीर की जय, सेनापति रणवीर की जय।